नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर वार करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसके बाद से देश भर की राजनीति में एक तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां 8 नवंबर के इस प्रधानमंत्री के फैसले के बाद में तमाम राजनीतिक दलों ने शुरुआत में सधे हुए शब्दों में एक तरीके से इस फैसले की तारीफ की, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उसके बाद में तमाम राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक नफे और नुकसान के लिहाज से अपने बयानों में बदलाव या कहा जाए दोहराव देखने को मिला है। तो क्यों आखिर इस बड़े फैसले का, जिसका कि देश की अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा सकारात्मक असर पड़ने वाला है, जिसका कि दुनिया भर के तमाम बड़े संस्थान तारीफ कर रहे हैं, उस पे हमारे ही मुल्क के तमाम ऐसे राजनीतिक दल क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वो उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं? क्या वो वजह है? इसी मुद्दे पे आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे, विमुद्रीकरण की राजनीति। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, सर बहुत स्वागत है। दूसरे खास मेहमान जगदीश उपासने जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपको लगता है कि हमारे देश, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, यहाँ की राजनीतिक दलों की सोच और समझ में इतनी परिपक्वता की कमी क्यों नजर आती है? जब देश हित का फैसला होता है तो क्यों हमें दल खासतौर से विरोध करने के नाम पे विरोध करते नजर आते हैं? क्यों वो एक अजीब सी स्थिति देखने को मिलती है इतने बड़े लोकतंत्र में? नहीं, ये देखिए, खासतौर से ये 2014 से लगातार देखने को मिल रहा है, जब से मोदी सरकार बनी, कि कोई ऐसा कदम हो, कोई ऐसा सरकार का काम हो, कोई घोषणा हो, कोई नीति हो, कार्यक्रम हो, उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं मिलना चाहिए। ये एक अजीब सी राजनीति चली है कि जो है क्रेडिट प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो जैसे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की इजाजत के बिना हुई हो, आर्मी ने अपने आप जाके कर दिया और पूछा नहीं, न रक्षा मंत्री से न प्रधानमंत्री से। तो एक कोशिश लगातार हो रही है कि क्रेडिट न मिलने पाए। ये जो डीमोनेटाइजेशन का, विमुद्रीकरण का मुद्दा है, ये मेरा मानना है काले धन पर इतना बड़ा प्रहार शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग 78 से तुलना करते हैं कि 78 में भी हुआ, लेकिन तब में अब में परिमाण बहुत बड़ा अंतर है। उस समय 100 में 10 नोट बड़े बड़े डिनोमिनेशन के थे, आज 100 में 86 नोट उसमें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुद्रा इन बड़े नोटों में है। दूसरी बात है इकोनॉमी का साइज देखिए आप। तीसरी बात है तब कोई पैन कार्ड नहीं हुआ करता था, बैंक अकाउंट कोई भी खोल सकता था, कोई फोटो भी नहीं लगती थी। आप एक नहीं, अपने नाम से 25 अकाउंट खोल लीजिए। तो वो सब चीजें, अच्छा, उससे पहले कदम नहीं उठाए गए। आप देखिए कि सरकार ने पूरी तैयारी की है। पहले जनधन को फिर आधार से जोड़ना, फिर इनकम टैक्स से उसको जोड़ना, उसके बाद जो कदम उठाए 1% जो है एक्साइज ड्यूटी गोल्ड पर लगाई जी, कि उसकी स्मगलिंग और खरीद फरोख्त रुके। उसके बाद जो है 2 लाख से ज्यादा की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य किया जी। तो उस एक के बाद एक फिर बेनामी ट्रांजैक्शन का कानून आया, संपत्ति का कानून आया, 1 नवंबर से वो लागू हो गया। तो सरकार ने पूरी तैयारी करने के बाद ये एक चरणबद्ध तरीके से ये काम किया है और यहीं रुक नहीं रहे हैं। अगर गोवा का भाषण सुना हो प्रधानमंत्री, बिल्कुल उन्होंने संकेत दिया, बेनामी संपत्ति का दिया, उसके आगे भी बहुत कुछ, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, बहुत पिक्चर बाकी है। जी जगदीश जी, आपको लगता है कि प्रदीप जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2014 के बाद से विपक्ष में जो राजनीतिक दल है उनके पास में एक तो होड़ ये है कि साहब क्रेडिट ना लेने दें, दूसरी क्या आपको लगता है कि मुद्दों का भी दिवालियापन देखने को मिल रहा है? क्योंकि ऐसे चीजें जो शायद मुद्दे नहीं होने चाहिए तो वो भी मुद्दे बनाते विपक्षी दल देखने को मिल रहा है। दरअसल यही दिक्कत है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष जिस तरह से अतार्किक ढंग से मुद्दों को उठा रहा है, जिसमें उसको अपने समर्थन के घटने की भी चिंता नहीं है, उसका कारण यह है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष को मुद्दे मिल नहीं रहे। अगर पिछले 2.5 साल में आप देखें तो भारत पाकिस्तान के संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव के अलावा कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, जो छोटी व्यक्तिगत घटनाएं, जो कि अलग से आइसोलेटेड हुई घटनाएं हैं, उनको सरकार पर थोपने की भी कोशिश की गई, चाहे वो आप दलितों के तथाकथित उत्पीड़न से लेकर और इंडिविजुअल मामले या शिक्षण संस्थाओं के मामले हैं, वो टिके नहीं ज्यादा दिन तक। इसका मतलब ये है कि विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं है और विपक्ष को दिक्कत ये हो गई है कि जितना बड़ा समर्थन 2014 में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिला,
उस समर्थन में वो कमी लाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो उनका जो आधार है विपक्षी दलों का, वो अपने मतदाताओं को यह समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास में भाजपा से बेहतर कोई रणनीति है और भाजपा या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे बेहतर कोई सरकार वो राज्यों में या केंद्र में दे सकते हैं कल को। तो इसके कारण वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें दम नहीं है। तो हवाई मुद्दे हैं। और उन्होंने भी वो जो तथाकथित मानवाधिकारवादी, तथाकथित जो लोग तमाम सेकुलरवाद और इसका ढिंढोरा पीटते रहे गुजरात में, उन लोगों के वो झांसे में भी आ गए। उस अभियान, वो जो अभियान, दुष्प्रचार अभियान गुजरात में मोदी जी के विरोध में चला था, उसके वो झांसे में भी आ गए, जो टिक नहीं रहा है, जो कहीं नहीं टिका है। तो आपकी मोटे तौर पे बात है कि जिस प्रकार के मुद्दे विपक्ष उठा रहे हैं, राजनीतिक दल उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के आधार पर टिकते नजर नहीं आ रहे। प्रदीप जी, आपको लगता है कि एक जब 2014 के चुनाव चल रहे, तो एक जन सामान्य में इस प्रकार की बात थी, राजनीतिक दलों ने भी माना था कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आम भारतीय का विश्वास में कमी आई है। उस विश्वास बहाली को लेकर तमाम प्रकार के कदम उठाए गए। क्या वो बड़ी वजह है कि काले धन पे इतने बड़े प्रहार के बाद में तमाम राजनीतिक दल छटपटाते से नजर आ रहे हैं? क्या वो उनके अंदर की उकलाहट है, जिस बात का कहीं ना कहीं ओपन सीक्रेट ही सही, लेकिन लोग समझते थे कि शायद सबसे ज्यादा पैसा इसी वर्ग के पास है? नहीं, देखिए, एक बात अभी जो जगदीश जी कह रहे थे मुद्दे की, मुझे लगता है मुद्दा तो एक समस्या है ही, मुद्दे से ज्यादा लड़ने का मादा नहीं है। आपको लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बयान देने से या दफ्तर में बैठकर बयान देने से कोई लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जीतने की तो बात ही छोड़ो, सड़क पर उतरना ही होगा। सड़क पर उतरना होगा। उसके लिए जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से इस समय जो विपक्ष है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। उसकी जो पूरी मानसिकता है वो एक सत्तारूढ़ दल की अभी भी बनी हुई है। विपक्ष की राजनीति उन्होंने ज्यादा की नहीं है और वो उनको रास भी नहीं आती। तो धीरे धीरे उन्होंने, वो लंबी बहस है संगठन के साथ क्या किया, किस तरह से राज्यों में उन्होंने नेतृत्व को खत्म किया, उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, इस पर विपक्ष का जो रवैया है वो एक हारी हुई लड़ाई है। आप देखिए, 7-8 दिन हो रहे हैं, आप किसी भी बैंक के सामने लाइन में चले जाइए और किसी से भी पूछ लीजिए, पहला वाक्य होता है कि काम अच्छा हुआ है, परेशानी बहुत हो रही है। तो लोग ये परेशानी उठाने को तैयार हैं। क्यों उठाने को तैयार हैं? उनको लग रहा आगे इसका बहुत अच्छा नतीजा आने वाला है। जी। तो उम्मीद, देखिए, राजनीति में नेता वो होता है जो जोखिम ले सके और उम्मीद जगा सके। ये दोनों काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इतना बड़ा जोखिम लिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता जी। इसीलिए इससे पहले कि किसी प्रधानमंत्री में ये साहस नहीं हुआ कि इस तरह का कदम उठाए और लगातार सस्टेन, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लोकप्रियता हासिल करने के लिए कदम उठा दिया और उसके बाद बात खत्म हो। उनकी कैबिनेट का पहला डिसीजन ही काले धन पे ही शुरू हुआ और अभी भी उनका कह रहे, मतलब एक तरह से एक्शन का कैलेंडर बना हुआ तैयार है और आगे क्या क्या करना है। बिल्कुल। जगदीश, आपको लगता है कि जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि एक मादा होना, इस प्रकार की व्यक्तित्व और शख्सियत में इतनी काबिलियत होना, इतनी हिम्मत होना कि साहब ले सकना, क्योंकि फैसला ना लेना बहुत आसान होता, फैसला लेना बहुत बड़ा, क्योंकि पर्सनल बहुत कुछ चीजें स्टेक पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगाई हो, इसीलिए शायद वो इस बात की अपील भी आम जनता से कर रहे हैं कि साहब महज 50 दिन हमें दे दीजिए, आपकी देश की एक स्वरूप बदल के रख देंगे। नहीं, उन्होंने जो भावुक भाषण दिया है सभा में कि चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करें, माने उन्होंने जो भाषण दिया इतना भावुक होकर बोला, जिसका विपक्ष के दलों ने थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके बहुत टेकर नहीं मिले समाज में या उन मतदाताओं में। देखने वाली बात यह है कि ये सरकार किस लिए आई, किस वजह से सत्ता में आई। ये भ्रष्टाचार के विरोध में जो देश भर में माहौल बना था 2014 के पहले, उस माहौल में सरकार सत्ता में आई है और इन्होंने निर्णय लिया कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में ये जो माहौल है, लोगों की जो भावनाएं हैं, इन पर हम खरे उतरकर दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा आपने ही कहा कि MIB स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT बना दी काले धन पर, कई 2000 से ज्यादा अकाउंट होल्डर, विदेशी अकाउंट होल्डर्स के नाम सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। सरकार की मुश्किल है कि वो सार्वजनिक नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर रखी है।
तो लेकिन भ्रष्टाचार के विरोध में ये जो कदम है विमुद्रीकरण का, मैं समझता हूँ सिर्फ ये भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था में अब तक इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया जी। भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने वाला कदम है ये। बिल्कुल एक साहसिक कदम है और इससे न सिर्फ एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था का चेहरा बदलेगा, बल्कि जिस प्रकार से टेरर फाइनेंसिंग की जाती थी नक्सल इलाकों में, जिस प्रकार की गतिविधियां इस प्रकार के भ्रष्टाचार और काले धन से की जाती थी, उस पर भी लगाम लगेगी। और महज इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इस फैसले की दुनिया में कई देशों में तारीफ हो रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी खुलकर तारीफ की है कि इस प्रकार के कदम या कहा जाए साहसिक कदम उठाना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा अपने मेहमानों के साथ जारी रखेंगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं विमुद्रीकरण के फैसले के बाद में किस प्रकार से देश भर में सियासत एक नए करवट को लेती नजर आ रही। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है कि क्यों वो बड़ी वजह है जो सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा सादगी की बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली बात करते हुए भी तमाम ऐसी शख्सियतें हैं और आज वो अपने विरोधियों को फोन करते हैं कि साहब चलिए इस मुहिम के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। क्या वो बड़ी वजह आपको नजर आती है इस प्रकार की मुहिम के पीछे? नहीं, देखिए उसके पीछे दो कारण हैं। एक, पूरी राजनीति जिस तरह से काले धन पर आश्रित हो गई थी, वो एक बड़ा कारण है। उसका सोर्स एकदम से बंद हो गया, तो आगे राजनीति कैसे करेंगे? तो अनिश्चितता जो है असुरक्षा की भावना पैदा करती है, तो एक मन में असुरक्षा इससे पैदा हो गई। दूसरा कारण हुआ कि उनको लग रहा है कि गरीब खिलाफ नहीं हो रहा है। गरीब आदमी लाइन में खड़ा है, 6 घंटे 8 घंटे खड़ा है, लेकिन सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जनाधार खिसक रहा है। इसमें वो कोई जाति नहीं ला सकते, इसमें धर्म नहीं ला सकते, क्षेत्र नहीं ला सकते। जो ये विभाजनकारी राजनीति है, उसके सब मुद्दे हवा हो गए जी। तो उनको लग रहा है कि इतना बड़ा वर्ग अगर समर्थक हो जाएगा तो हमारे लिए राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी जमीन को खोते देख रहे हैं, इसलिए ये एक तरीके से विरोध होने के बाद भी साथ आ रहा है। बौखलाहट देखिए, जो लोग बयान दे रहे हैं उनके चेहरों के एक्सप्रेशन देखिए, उससे लगता है कि उनका जैसे सब कुछ लूटा जा रहा हो। भाई आप ईमानदार हैं, आपने ईमानदारी से पैसा कमाया है, ईमानदारी से राजनीति करते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलिए भ्रष्टाचार हट रहा है, अब ईमानदार लोग राजनीति में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसकी खुशी नहीं दिखाई दे रही कहीं जी। तो ये जो विरोध है, ये एक आप कह लें कि उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने की भी बात हो, लेकिन सब मिला के जो आरोप लग रहा है, जैसे एक आरोप कॉमन है, कांग्रेस ने भी लगाया, आम आदमी पार्टी ने लगाया और कुछ लोगों ने लगाया कि बीजेपी के लोगों को पहले से मालूम हो गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपना पैसा बचा लिया, हमारा नहीं बचाया। ये शिकायत तो यही है ना, मतलब एक उंगली उठाते हुए चार आपकी तरफ उठ ही रही, खुद ब खुद वो हाल हो रहा है। और ये इस तरह के फैसले में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बीजेपी के या कुछ और लोग, जितने ज्यादा लोगों को मालूम होता, उतना ज्यादा संभावना थी कि ये सीक्रेट न रह पाता। जब कैबिनेट के लोगों को नहीं मालूम है, जो 6, 7, 8 लोग इस तैयारी में जुड़े थे, उनके अलावा किसी को पता नहीं था, तो इस तरह के आरोप लगाने से आप स्थिति को नहीं बदल सकते। मुद्दे पर जो जन समर्थन है, लोगों को लग रहा है कि सचमुच अब मतलब विश्वास हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं जी। तरीके से वही राजनीतिक विश्वास जो कहीं नियत और नीति दोनों पर लोगों को भरोसा नजर आ रहा। जगदीश जी, आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक दल इस प्रकार की बात जनता के बीच आके, जो बात प्रदीप जी कह रहे थे कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सही, लेकिन कह रहे हैं कि साहब आर्थिक आपातकाल जैसे हालात आ गए, आपको लगता है क्या इस प्रकार की शब्दावली के इस्तेमाल के साथ में जनता के बीच में इस प्रकार का मैसेज देना कितना ठीक है, कम से कम ऐसे माहौल? देखिए, बात यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो खासतौर पे एक नेता या एक परिवार आधारित दल हैं, अधिकतर उसमें से ऐसे ही हैं, उनकी सारी राजनीति उस धन पर चलती है जो कि गैर ज्ञात सोर्सेस से जमा होता है। चुनावी राजनीति में बड़ा पैसा लगता है, सबको मालूम है कि ये काला धन है, सभी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस कदम से क्या हो गया? इस कदम से ये हो गया कि जो जितनी बड़ी पार्टी होगी वो तो अपने लोगों से चंदा वसूल कर सकती है और कानूनन चंदा वसूल कर सकती है और अपने लोगों को चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनके चंदा वसूली के जो स्रोत हैं
वो संदेहास्पद माने जाते हैं, उनके लिए यह सचमुच तकलीफ की बात है। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा चुनाव सुधार भी है, क्योंकि चुनाव में लगने वाला जो काला धन है वो बनेगा ही नहीं, तो चुनाव में लगने के लिए आएगा कहां से? तो उनकी राजनीति इस वजह से भी समाप्त होने की संभावना है। और फिर समर्थन नहीं है, ये उनको दिख रहा है कि उन्होंने तमाम, इसलिए नमक की अफवाह फैलाई गई, आटा वो फैलाई गई, इस तरह की बातें अभी होने वाली है। और दूसरा ये कि वो जो तर्क दे रहे हैं, चाहे विपक्ष के चाहे छोटे दल, ममता बनर्जी ये तर्क दे रही हैं, लेकिन सबको मालूम है कि शारदा नारदा और घोटाले में उनके लोग फंसे हुए हैं, और सीपीएम तक कह रही है कि वो उनको बचाने के लिए और बीजेपी से मिली हुई है। तो क्रेडिबिलिटी तो वहीं दाव पर लगी हुई है। और हमको ये भी मान के चलना चाहिए बड़ी मात्रा में आप ये देखें कि बड़े नोट बरामद हो रहे हैं देश भर में। देश भर के अनेक हिस्सों में लावारिस पाए गए हैं, घरों में पाए गए, नदियों में पाए गए, नालों में पाए गए। 100 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक मिली है टैक्स के अधिकारियों को या पुलिस के अधिकारियों को। अर्थव्यवस्था का एक अनछुआ पहलू भी देखने को मिला है हम लोगों को। और लेकिन इससे बहुत बड़ी बात जो जगदीश जी ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में साथ साथ होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में इसके बड़े प्रभाव भी दिखेंगे, और क्या कुछ बड़े बदलाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था पे बल्कि एक सामाजिक सोच पे भी इस प्रकार के कदम से पड़ने वाला है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं आज विमुद्रीकरण के फैसले के बाद में किस प्रकार से राजनीति हो रही है। इस मुद्दे पे दो मेहमान लगातार बने हुए। प्रदीप जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र जो कि हमारा हर दिन गुजरते दिन के साथ में परिपक्व हो रहा है, जनता भी समझदार हो रही, क्या इस प्रकार के हल्के और सतही मुद्दे उठा के क्या विरोधी दल जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे, अपना ही नुकसान करते दिखेंगे? नहीं, देखिए, मेरा तो मानना है कि पिछले 15-20 सालों की राजनीति पर अगर आप ध्यान से देखें, नजर डालें, तो राजनीतिक दलों और नेताओं से ज्यादा परिपक्व और समझदार मतदाता हो गया है। वो जिस तरह के राजनीतिक फैसले ले रहा है, 15-20 साल पहले तक पूरे देश में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। डिसाइसिव मैंडेट एक तरीके से देना। कहाँ सरकार किस राज्य में गिर जाएगी, केंद्र में कब गिर जाएगी, कुछ पता नहीं था। उसने राज्यों से शुरू किया, और जिसको भी दिया, जिसको बुरा समझ के पिछली बार हटाया था, उसको दिया। ये बहाना छीन लिया लोगों से कि हम सरकार बचाने में 5 साल हम लगे रहे और काम नहीं कर पाए, तो पूर्ण बहुमत दिया। उसके बाद उन्होंने टेस्ट करते करते धीरे बढ़ाते हुए केंद्र में दिया। तो लोगों को ये समझ में आता है कि किसकी नीयत क्या है। आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आपका अपना हित है, दलगत हित है, या लोगों का व्यापक हित सोचकर आप बात कह रहे हैं। इसमें फर्क करना आम आदमी बहुत अच्छी तरह से समझता है। ये सबक राजनीतिक दल सीखने को तैयार नहीं है। वो उनको लगता है कि जनता को बरगलाया जा सकता है, उनको भरमाया जा सकता है। आप देखिए किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। तो सारा उनका जो दारोमदार है, जो उनकी अपेक्षा है कि लोग जो परेशानी हो रही है उससे नाराज हों और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हमको मौका मिले। भाई, अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, आप क्या कर रहे हैं उनकी मदद के लिए? कोई सुविधा उनको उपलब्ध करा रहे हैं जी? ये आपकी भी तो जिम्मेदारी है। अगर कानून व्यवस्था की समस्या होगी तो राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार क्या कर रही है, राजनीतिक दल अपनी ओर से क्या कर रहे हैं, ये लोगों को असुविधा कम हो उसके लिए अगर खत्म नहीं हो सकती अभी तत्काल, तो कम से कम हो उसके लिए क्या करें? जगदीश, एक आखिरी कमेंट आपसे लगता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट के लिहाज से अगर देखा जाए क्या क्या चीजें बाय डिफॉल्ट और सुधर जाएंगी हमारी पूरी व्यवस्था में? ये सिर्फ काले धन के खिलाफ अभियान नहीं है। ये जो महायुद्ध भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है सत्ता में आते ही, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये कदम है, इससे एक तो हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो दुनिया के विकसित देशों का बड़ा और बहुत अच्छा तरीका है, और उसके कारण उनके यहाँ कोई गलत व्यवहार बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है जी। दूसरा ये कि जो लोग टैक्स बचाने को अपना हुनर मानते थे, ये उनको हतोत्साहित करने वाला है। छोटे उद्यमी हैं जो कि रसीदें नहीं देते, जिनको जरूरत नहीं पड़ती, जो वैट या दूसरी चीज, अब जीएसटी आ जाएगा तो वो भी बंद हो जाने वाला।
तो लोगों को कानून का पालन करना, टैक्स कानूनों का पालन करना सिखाने वाला भी ये निर्णय है। ये काले धन को रोकेगा, कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि लोगों को कानून, टैक्स कानूनों का पालन करना है और ईमानदारी से करना है। वो सिर्फ नौकरी पेशा लोगों का ही काम नहीं है, वो दूसरे लोगों का, प्रोफेशनल्स का, ट्रेडर्स का, छोटे उद्यमियों का, व्यवसायियों का भी काम है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सरकार के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाना और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना भी अपने आप में जरूरी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, जगदीश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मेहमानों का खास तौर पर मानना है कि जिस प्रकार का बड़ा और साहसिक कदम प्रधानमंत्री मोदी की उनकी सरकार ने उठाया है, उसके न सिर्फ अर्थव्यवस्था पे बड़े असर होने वाले हैं सकारात्मक तरीके से, बल्कि जो राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्थाओं में कई प्रकार की कुप्रथाएं अपनी जड़ जमा चुकी थी, उस जड़ पे भी चोट करता ये फैसला नजर आएगा। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।